नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री के इस चैनल हिस्ट्री हब पे। आज हम पढ़ेंगे कुछ ताम्र पाषाण संस्कृतियों के बारे में, जिसको हम चालकोलिथिक एज कहते हैं। हमने अपना हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था, वो कांस्य युगीन संस्कृति है और ये पूरी की पूरी मेटल एज है, जो कि हमारी पाषाण कालीन संस्कृति के बाद, यानी जिसको हमने बोला है लिथिक एज, उसके बाद जो आती है मेटल एज, उसमें अब हम आज पढ़ेंगे ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ। और ये जो ताम्र पाषाण संस्कृति हैं, ये प्राक हड़प्पा भी हैं, हड़प्पा सभ्यता के साथ भी चलती आई हैं और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी चलती आई हैं। तो इनका जो विस्तार, जो काल अवधि है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है एकदम। आप देखेंगे कि किस तरह से हम अभी जब पढ़ेंगे एक एक संस्कृति के बारे में, जैसे गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति है, वो प्राक हड़प्पा संस्कृति भी है। और जब हमने हड़प्पा संस्कृति में कुछ स्थलों की बात की थी, जैसे कालीबंगा है, बनावली है, उसमें हमने बताया भी था आपको कि ये जो स्थल हैं, इसमें हड़प्पा सभ्यता के अलावा हमको 3 स्तर मिलते हैं। जैसे प्राक हड़प्पा सभ्यता के भी कुछ हमको यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, और हड़प्पा सभ्यता के भी मिले हैं, और हड़प्पा सभ्यता के बाद के भी मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, ताम्र पाषाण संस्कृति। और यहाँ से कभी कभी प्रश्न आता है नेट और यूपीएससी के एग्जाम्स में, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, इसलिए हमारा सेशन आज का छोटा सा रहेगा। 1 ही 2 प्रश्न बनते हैं मैक्सिमम। ताम्र पाषाण, जिसको हम चालकोलिथिक कल्चर कहते हैं, संस्कृति, ये तो वैसे हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति, जिसको हमने ब्रॉन्ज एज कल्चर बोला है, इससे पहले की है। परंतु भारत में जब हम बात करें भारत में, तो ये हड़प्पा की कांस्य संस्कृति के बाद आती है, और कुछ हद तक कांस्य संस्कृति जो है इससे कुछ हद तक पहले भी आती है। 1-2 संस्कृति जो है वो हड़प्पा से पहले हैं, लेकिन इसको नॉर्मली ये माना गया है कि जो हमारी ब्रॉन्ज एज है, जो हड़प्पा काल है, उसके बाद चालकोलिथिक एज इंडिया में शुरू होता है। सैंधव सभ्यता के पतन के बाद मुख्यतः नगरीय तत्वों जैसे नगर नियोजन है, भव्य भवन है, भार माप के पैमाने जो हमने देखे थे हड़प्पा युग की जो विशेषता रही हैं हड़प्पा सभ्यता की, वो अब यहाँ पे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, परिवर्तन आते हैं। और ये जो पूरी संस्कृति है, जो हड़प्पा सभ्यता हमने देखी थी किस तरह से टाउन प्लानिंग बहुत ज़्यादा उसकी बहुत अच्छी थी, नगर नियोजन जिसको हम बोलते हैं, बड़े बड़े इमारतें बनती थी। हमने ग्रेट बाथ देखा, मोहनजोदड़ो का हमने अन्नागार देखे, तो और वहाँ पे हमने देखा कि भार माप के पैमाने काफ़ी उनके स्टैंडर्ड यूज़ करते थे वो। अब यहाँ पे जो संस्कृति है, ये ग्रामीण जीवन से संबंधित तत्व इसमें बच जाते हैं, और जिसके जो नगरीय तत्व थे वो समाप्त हो जाते हैं। और तांबे का जो सबसे पहला उपकरण है कांटेदार बर्छी, ये कहाँ से मिला है हमको? कानपुर के बिठूर से। और सबसे बड़ी ताम्र निधि जो है, ये मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से मिली है। तो ये 2 नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। बिठूर से सबसे पहला फर्स्ट आपको टूल मिलता है कॉपर का, तांबे का, और गुंगेरिया से सबसे ज़्यादा मिलते हैं हमको इसके उपकरण। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न आते हैं, मोस्ट टूल्स हमको गुंगेरिया से मिले हैं मध्य प्रदेश के, और बिठूर से हमको इसका पहला उपकरण मिला है। अब विभिन्न ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में देख लेते हैं। ये एक मैप है, मानचित्र है भारत का। इसमें आपको अगर उत्तर की तरफ हम देखें, तो ये राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जोधपुरा और गणेश्वर लिखा है, जोधपुरा लिखा है। ये गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति हैं। अलग अलग संस्कृतियों के अलग अलग क्षेत्र विस्तार इसमें दिए हुए हैं। उसी तरह से थोड़ा सा और इससे दक्षिण आएंगे तो हमको यहाँ पे दिखेगा गिलुंड है, आहाड़ है, और ये इधर एरन, कायथा और नवदातोली, जो कि मालवा के क्षेत्र में है, इसको मालवा संस्कृति भी बोला गया है। इसके अलावा हमको जोरवे कल्चर मिलता है महाराष्ट्र में, जोरवे, दायमाबाद, इनाम गाँव, ये एक संस्कृति हो गई। तो इस तरह से कई सारी संस्कृति अलग अलग हमें अलग अलग क्षेत्र में देखने को मिलेगी, जिसका हम अभी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर संस्कृति देखें तो हमारी गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति है, और ये काफ़ी प्राचीन भी है। करीब 2800 BC से इसका काल अवधि शुरू माना गया है, और ये करीब 1800 तक चली है। तो ये मोर और लेस अगर हम देखें तो हड़प्पा के साथ की है। पूर्वी राजस्थान के जोधपुरा, मैंने आपको अभी दिखाया मैप में जोधपुरा, ये ऊपर ये है जोधपुरा है हमारा। जोधपुरा जो है पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, और यहाँ से पहली बार इस संस्कृति के अवशेष मिले थे, इसलिए इसको जोधपुरा नाम से भी बोला जाता है संस्कृति को। गणेश्वर जो है ये उत्तरी राजस्थान के सीकर ज़िले में है, और यहाँ पे रत्नचंद्र अग्रवाल जी ने खुदाई की थी,
और इस संस्कृति पर प्रकाश डाला था। तो रत्नचंद्र अग्रवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नेट की एग्ज़ाम में कभी आप पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, रत्नचंद्र अग्रवाल। हालांकि यूपीएससी में आपका जो सवाल आएगा वो इस नाम के ऊपर नहीं आएगा, लेकिन यूपीएससी में आपसे पूछ सकते हैं संस्कृतियों में क्या क्या आपको विशेषताएं मिली हैं, और एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से कंपैरिजन भी पूछ सकते हैं। गणेश्वर से प्राप्त हमको दोहरे छल्ले वाले पिन मिलते हैं, दोहरे छल्ले वाले पिन मिलते हैं, और ये दोहरे छल्ले वाले पिन जो हैं ये हड़प्पाई स्थलों से भी हमको मिले हैं। तो ये जो संस्कृति है प्राक हड़प्पा काल का केंद्र था, जहाँ से हड़प्पा सभ्यता को ताम्र आपूर्ति होती थी। जैसा हमें पता है जो हड़प्पा सभ्यता है वो ब्रॉन्ज एज कांस का ज़्यादा प्रयोग करते थे, तो जो उनको तांबे की जो आपूर्ति होती थी वो राजस्थान के गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति से उनको तांबे की आपूर्ति हो जाती थी। इसे भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। जननी इसलिए माना जाता है क्योंकि काफ़ी प्राचीन है। गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड केवल हड़प्पा के बनवाली से मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए। यहाँ से जो हमको मृदभांड मिलते हैं, अब ये जो संस्कृतियाँ हैं इनको बांटा भी इसी आधार पे गया है कि मृदभांड किस संस्कृति में किस तरह के मिले। हालांकि जो संस्कृति जैसे आपने देखी गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति है, इसके जितने भी आपके स्थल हैं, ऐसी कोई भी ऐसा नहीं है कि ताम्र पाषाण संस्कृति जो है वो अपने एक स्थल में ही सीमित है। हम अभी आगे चल के देखेंगे कि मालवा संस्कृति के बहुत सारे क्षेत्र जो हैं वो मालवा में ना होकर बल्कि महाराष्ट्र में मिले हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र की जो जोरवे संस्कृति है उसके बहुत सारे स्थल हमको मालवा के क्षेत्र में यानी कि एमपी के क्षेत्र में मिलते हैं। तो यहाँ पे जो हमको जोधपुरा में जो मृदभांड मिले हैं वो मिले हैं लाल और नारंगी तरह के मृदभांड, और इन्हीं के आधार पे इन संस्कृतियों को बांटा जाता है। और इसमें बहुत सारी कुछ विभिन्नताएं होती हैं आपस में, और बहुत सारी समानताएं होती हैं स्थलों में, जिसकी वजह से उस स्थल को इस संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए है कि गणेश्वर में जो मृदभांड मिले हैं, ऐसे मृदभांड हमको केवल हड़प्पा के बनवाली से मिलते हैं, और जोधपुरा में हमको लाल और नारंगी तरह के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। दूसरी संस्कृति है हमारी आहाड़ संस्कृति। आहाड़ संस्कृति ये भी राजस्थान में है, ताम्रपाषाण संस्कृति है ये इसका केंद्र जो है राजस्थान के उदयपुर ज़िले है। उदयपुर ज़िला है राजस्थान का, वो इसका केंद्र रहा है, और ये बानस नदी के तट पर स्थित है, इसीलिए इसको बानस संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि इनमें से किस संस्कृति को बानस संस्कृति भी कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका। तो कौन सी संस्कृति है? आहाड़ संस्कृति है। और इसके अन्य स्थल जो हैं वो हैं गिलुंड और बालाथल। इसका प्राचीन नाम ताम्बवती भी है, इसको धूलकोट भी नाम से जाना जाता है। और टेराकोटा से बनी अनेक वस्तुओं में टेराकोटा से बना यहाँ पे एक बैल मिला है, जो कि सबसे ज़्यादा मुख्य माना गया है। यहाँ के जो लोग हैं ये अपने मकान गीली मिट्टी और पत्थर से बनाते थे, और पत्थरों से ही नींव भी भरा करते थे। यहाँ पे हमको जो गिलुंड जो स्थल है, यहाँ से हमको स्तंभ गर्त मिले हैं। स्तंभ गर्त यानी कि जो पोल होल्स होते हैं जिसमें खंबे गाड़े जाएं, तो इससे पता चलता है खंबे गाड़ के, मतलब लकड़ी के बांस के खंबे जो डंडे हैं उनको गाड़ के किसी तरह से वो अपनी झोपड़ी बनाया करते थे। और गिलुंड से हमको जो झोपड़ियाँ मिली हैं वो मिली हैं गोल झोपड़ी मिली है, वृत्ताकार तरह की झोपड़ियाँ भी मिली हैं हमको याद रखना तंबावती प्राचीन नाम है, धूलकोट इसको जो है स्थानीय लोग बोलते थे, धूलकोट भी नाम है, तंबावती भी नाम हो गया, और बानस संस्कृति भी आहाड़ संस्कृति को बोलते हैं। और गिलुंड से हमको मिले हैं स्तंभ गर्त के प्रमाण। बालाथल जो स्थल है इसका, वहाँ से लाल लेप वाले मृदभांड मिले हैं, यानी कि रेड स्लिपवेयर बालाथल से मिले हैं। और एक 11 कमरे वाला दुर्गनुमा भवन मिला है, दुर्गनुमा भवन। एक कंकाल से भारत में कुष्ठ रोग के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम प्रमाण हमको कहाँ से मिल गए? आहाड़ संस्कृति से हमको प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, किसके? कुष्ठ रोग के। तो ये सीधा सीधा प्रश्न है, कुष्ठ रोग के प्राचीनतम प्रमाण किस ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से मिलते हैं? वो हमको आहाड़ संस्कृति से मिलते हैं। तीसरी संस्कृति हमारी मालवा संस्कृति। इसके बहुत सारे केंद्र हैं, काफ़ी स्थल बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं, जैसे नागदा है, एरन है, कायथा है, महेश्वर है, नवदा टोली है, डेंगवाड़ा है। इसमें से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है नगदा, एरन, कायथा, नवदा टोली। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं कई बार। और ये जो नगदा एरन जो स्थल हैं इसके, ये दोनों के दोनों फोर्टिफाइड हैं, मतलब दोनों की किलेबंदी की हुई है।
कायथा जो है ये उज्जैन के निकट है और इसका प्रमुख केंद्र है, इसलिए इसको कायथा संस्कृति भी कहते हैं। जैसे हमने देखा था कि किस तरह से जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति का नामकरण किया गया था, ऐसे ही इसको मालवा संस्कृति को हम कायथा संस्कृति भी कहते हैं। जैसे आहाड़ संस्कृति को हम बानस संस्कृति भी कहते हैं, उस तरह से मालवा संस्कृति को हम कायथा संस्कृति भी कहते हैं। कायथा में फलक आकार के औजारों का उद्योग होता था और यहाँ के अंतिम चरण में किसी दुर्घटना के प्रमाण मिलते हैं और शायद ये इसी दुर्घटना से ये संस्कृति यहाँ पे समाप्त हो गई। यहाँ से हमको टोटी वाले पात्र मिले हैं। टोटी वाले पात्र हालांकि आगे चल के हमको और भी जोरवे संस्कृति में भी मिलते हैं। तो टोटी वाले पात्र जैसे आपने देखा होगा कि एक कंटेनर रखा होता है, उसमें एक टोटी से पानी निकाल सकते हैं, उस तरह के यहाँ पे पात्र मिले हैं। नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवदा टोली, नवदा टोली सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है। इसका उत्खनन किया है HD संकलिया ने। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, सबसे ज़्यादा उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल कौन सा है? नवदा टोली है, ये हमें याद रखना है। और नवदा टोली का उत्खनन किया है HD संकलिया ने। इस संस्कृति से तांबे से अधिक पत्थर की वस्तुएं मिलती हैं हमको, जिनमें से अधिकांश जो है ये चेल्सीडनी के बने हैं। तो ये मटेरियल भी याद रखना है क्योंकि मटेरियल के ऊपर प्रश्न आता है। तो मटेरियल कौन सा है? वो मटेरियल है चेल्सीडनी। तकली और चरखा प्राप्त होने से ज्ञात होता है कि लोग बुनाई से परिचित थे। नवदा टोली से लगभग सभी प्रकार के अनाज मिले हैं जो अन्य किसी स्थल से नहीं मिले। अब जैसे मैंने आपको बताया था नवदा टोली बहुत महत्वपूर्ण है, तो नवदा टोली से हमको जौ, गेहूँ और बहुत तरह के अनाज अलग अलग किस्म मिली हैं जो हमको और किसी भी स्थल से इतने ज़्यादा प्रकार के अनाज हमको नहीं मिलते। तो नवदा टोली में अनाज सबसे ज़्यादा मिल गए आपको। नवदा टोली में हमको जो तांबे से अधिक हमको पत्थर की वस्तुएं मिलती हैं और नवदा टोली जो है ये सबसे ज़्यादा उत्खनित ताम्र पाषाणिक केंद्र है और इसका उत्खनन HD संकलिया ने किया है। नवदा टोली से ही एक टोटीदार पात्र पर लहराते बालों वाले पुरुष की एक आकृति मिली है और इसकी तुलना आदिम रुद्र से की गई है। तो नवदा टोली से हमको मिलते हैं आदिम रुद्र का एक चित्रण मिला है, मतलब भगवान शिव का एक आदि रूप आदि रुद्र जिसको बोला गया है, उनका एक चित्रण मिला है नवदा टोली से। इस संस्कृति में शवों को घरों के नीचे ही दफनाया जाता था। इनके शवाधान पे भी प्रश्न आते हैं, आगे मैं समीक्षा करूंगा जब सभी इनके जितनी भी संस्कृतियाँ हैं तो उसमें बताऊंगा आपको। इसका विस्तार दक्षिण में तापी और भीमा नदी के तट तक था। तो ये काफ़ी ज़्यादा विस्तृत भी है। मालवा जो संस्कृति हमारी दक्षिण तक ये संस्कृति गई हुई है और इसके बहुत सारे क्षेत्र हमको मिलते हैं कहाँ? उत्तरी महाराष्ट्र में। तो अब है तो ये मालवा संस्कृति, लेकिन इसके स्थल हमको उत्तरी महाराष्ट्र में भी मिले हैं। जोरवे संस्कृति ये हमारी आज की आखिरी संस्कृति है, महाराष्ट्र में है ये। महाराष्ट्र के जो कुछ स्थल हैं जैसे दायमाबाद है, जोरवे है, चंदोली, इनाम गांव, नेवासा, सोनगांव और भी बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन आपके लिए जो महत्वपूर्ण एकदम से वो है दायमाबाद, चंदोली, इनाम गांव, नेवासा। जोरवे इसकी संस्कृति का नाम रखा गया है। जोरवे पहला क्षेत्र था जो खोजा गया, तो इसके नाम पे संस्कृति का नाम है। ग्रामीण संस्कृति होने के बाद भी इसमें दायमाबाद और इनाम गांव जो हैं, जो स्थल हैं, ये नगर हैं। जैसे मैंने आपको बताया जितनी भी आपकी चालकोलिथिक कल्चर के जितने भी आपके साइट्स हैं वो सारे के सारे ग्रामीण थे, सारे के सारे विलेज साइट्स थे, लेकिन जो दायमाबाद और इनाम गांव हैं ये टाउन है। इस संस्कृति के मृतभांड हमको काफ़ी बारीक और अच्छी तरह से पके हुए मिले हैं और ये जो संस्कृति है ये काफ़ी लंबे समय तक रही है, काफ़ी इसका काल अवधि जो है काफ़ी लंबा है। अगर हम देखें तो बाकी की जितनी भी हमारी चालकोलिथिक एज की जितनी भी अलग अलग संस्कृति हैं वो लगभग 1200 के समय में 1200 BC में लगभग सारी समाप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं भारत में। लेकिन ये जो संस्कृति है ये 700 BC तक भारत में जीवित रही है और ये काफ़ी लंबे समय तक रही है। इस संस्कृति को M.N. देशपांडे जी ने खोजा है। तो ये भी प्रश्न है, M.N. देशपांडे जी ने खोजा है। इससे पहले हमने HD संकलिया की बात की थी। दायमाबाद की अगर हम बात करें तो जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है और इसके चारों ओर पत्थरों की कच्ची दीवार की किलेबंदी की गई है, यानी कि यहाँ पे भी आपको फोर्टिफिकेशन मिलता है। हड़प्पा लिपि में अंकित 2 बटन के आकार की मुहर मिलती है हमको यहाँ। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, हड़प्पा लिपि में अंकित है, क्योंकि इसलिए पता चलता है कि हड़प्पा को जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि दायमाबाद उसका सबसे दक्षिण सुदूर क्षेत्र है। तो दक्षिण सुदूर क्षेत्र इसीलिए इसको पता चला क्योंकि यहाँ से हमको हड़प्पा लिपि में अंकित
2 बटन के आकार की मुहर मिली है। और है ये कौन सा है? जोरवे संस्कृति का एक स्थल है। हाथी दांत से बनी बहुसंख्यक वस्तुएं मिली हैं यहाँ। तांबा गलाने की भट्टी और अग्नि वेदिकाएं प्राप्त होती हैं। शिशु स्कर्वी का प्रमाण मिलता है। स्कर्वी एक तरह की बीमारी है जो एक विटामिन की कमी से होती है। स्कर्वी आपने सुना होगा, विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी हो जाता है। तो ये शिशु स्कर्वी का प्रमाण हमको यहाँ पे मिलता है। और चूना पत्थर का यहाँ पे काफ़ी अधिक काम होता था इस संस्कृति में। हालांकि जो चूना पत्थर की जो भट्टियाँ हैं ये हमको इनाम गांव में मिलती हैं। और पुणे के दक्कन कॉलेज द्वारा M.K. धविलकर, पुणे का जो दक्कन कॉलेज है उसके द्वारा M.K. धविलकर, H.D. सांकलिया के नेतृत्व में इस इनाम गांव का उत्खनन किया गया है। तो हमको ये भी याद रखना है कि इनाम गांव का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ है। और जब हमने बात की थी मालवा संस्कृति की तो मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे एक चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं नब्दा टोली के बारे में। नब्दा टोली का जो उत्खनन है ये किया गया है बड़ौदा यूनिवर्सिटी द्वारा। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए। बड़ौदा यूनिवर्सिटी ने इसका उत्खनन कार्य किया है और इसका सबसे ज़्यादा विस्तृत उत्खनन किया गया है। अब इनाम गांव का उत्खनन किया गया है पुणे के दक्कन कॉलेज द्वारा। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, पुणे का दक्कन कॉलेज और H.D. सांकलिया और M.K. धविलकर सर के नेतृत्व में किया गया है। इसकी बस्ती भी किलेबंद है। यहाँ पे मैंने बताई दी आपको किस तरह से फोर्टिफिकेशन किया गया है, किलेबंदी की गई है। और यहाँ पे हमको मिले हैं बस्तियों से सामाजिक वर्गीकरण के साक्ष्य। तो सामाजिक वर्गीकरण के साक्ष्य इसलिए मिले हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमको घर मिले हैं, इनके जो रहने के जो स्थल मिले हैं, वहाँ पे हमको पश्चिम की तरफ जितने भी शिल्पकार थे, चाहे कुम्हार थे या कोई ताम पाषाण बनाने का कोई ऐसा शिल्पकार था, उनके स्थल वहाँ पे थे, उनकी झोपड़ियाँ वहाँ मिली हैं। और जितने भी उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग आप कह सकते हैं या कृषक जो हैं वो मध्य नगर के क्षेत्र में उनके घर हमको मिलते हैं। और शीश विहीन मातृ देवी की मूर्ति यहाँ पे हमको मिलती है। और ये जो मूर्ति है ये मातृ देवी की बहुत सारी ताम्रपाषाण संस्कृतियों से मिलती है हमको। और ये लेकिन यहाँ जो इनाम गांव से मिलती है ये नेवासा से प्राप्त हुई एक मूर्ति है, उससे एकदम मैच करती है। यहाँ पे पत्थर निर्मित बांध के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। और चूना भट्टी मैंने बता दिया आपको, जैसे चूना भट्टी यहाँ पे मिलती है, बर्तन पकाने की भट्टी, घरों में अग्नि कुंड प्राप्त हुए हैं। इससे पहले हमने देखा था अग्नि वेदिकाएँ मिली दायमाबाद में, लेकिन वो घरों में नहीं थी, इनाम गाँव में हमको घरों में मिलती है। सोने के जो आभूषण हैं ये हमको केवल और केवल जोरवे संस्कृति से मिले हैं। तो सोने के आभूषण मिले हमको, वो केवल जितनी भी संस्कृति हमने पढ़ी है अभी तक ताम्रपाषाण कालीन, उसमें से केवल हमको जोरवे संस्कृति में मिलते हैं। पटसन यानी रेशम का जो प्राचीनतम साक्ष्य है ये हमको नेवासा से मिला है। तो नेवासा से मिल गया आपको रेशम प्राचीनतम साक्ष्य। जिसके भी प्राचीनतम साक्ष्य मिलेंगे वहाँ से प्रश्न बनेगा। चंदौली से हमको तांबे की छैनी मिली है, ये महत्वपूर्ण है। बाकी ताम्रपाषाण संस्कृति लगभग 1200 ईसा पूर्व विलुप्त हो गई थी, मैंने बताया आपको। और जोरवे संस्कृति जो है ये 700 ईसा पूर्व तक जीवित रहती है। पूर्वी भारत में अगर हम बात करें तो चिरांद, सेनुआर और बारूडीह और भरतपुर ये ताम्रपाषाण संस्कृति के स्थल हैं। ये भरतपुर बता दूं आपको राजस्थान वाला नहीं है, ये वेस्ट बंगाल वाला है। वेस्ट बंगाल वाला भरतपुर है ये। और ये हमारी ताम्रपाषाण संस्कृति का केंद्र है। चिरांद आपको पता होगा बिहार में है। चिरांद और सेनुआर दोनों के दोनों बिहार में हैं। और बारूडीह जो है ये है झारखंड में। तो हो सकता है कभी कभी मैच द फॉलोइंग में भी प्रश्न आते हैं, स्थल और प्रोविंसेस दे दिए जाते हैं एक तरफ। अगर हम समीक्षा करें इस पूरी ताम्रपाषाण संस्कृति की तो सभी ताम्रपाषाण संस्कृतियों में हमको शव संस्कार मिलते हैं, लेकिन जो शव संस्कार हैं सबके एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं। पश्चिम भारत में अगर हम बात करें, जो हमने राजस्थान में जो बात की थी, जैसे हमारी गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति है या आहाड़ संस्कृति है, वहाँ पे हमको पूर्ण शवाधान मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पूर्व में, जब पूर्व भारत में आते हैं तो आंशिक शवाधान प्रचलित था। वहाँ पे पशुपालन किया जाता था, लेकिन पशुपालन मांस के लिए किया जाता था, ना कि दूध और घी के लिए करते थे। इसमें से जितनी अधिकांश संस्कृतियाँ हैं वो हमको हड़प्पा सभ्यता के बाद मिलती हैं, लेकिन फिर भी हड़प्पा सभ्यता की जो तकनीकी ज्ञान था वो हमको इन संस्कृतियों में देखने को नहीं मिलता। यानी कि ये जो संस्कृति भले ही बाद में डेवलप हुई, बाद में विकसित हुई, लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता से ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाए। इसका मतलब हमको ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो ज्ञान था वो एक अपनी
श्रेणी से दूसरी श्रेणी तक, मतलब एक युग से दूसरे युग तक जो है स्थानांतरित नहीं हो पाया, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज नहीं हो पाई। ताम्र पाषाण कालीन लोग जो है ये पकी ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे और इनको लेखन कला से भी ये परिचित नहीं थे। और चित्रित मृदभांड जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग हमको ताम्र पाषाण संस्कृति में ही हुआ है। तो चित्रित मृदभांड आपको याद रखना है, सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये ताम्र पाषाण संस्कृति में होता है, ताम्र पाषाण काल में होता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, छोटा सा था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में हम इसी तरह से और भी लेक्चर लाते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका जो लौह युगीन संस्कृति है उसके ऊपर, फिर हम महापाषाण काल की बात करेंगे और फिर हम वैदिक काल की बात करेंगे। तो मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।